आज के हमारे गेस्ट है महेश भाई सवानी, जो पीपी सवानी ग्रुप के ओनर हैं। ये डायमंड ट्रेडर भी रह चुके हैं और तो और सूरत के वेल नोन बिल्डर भी हैं और मोर देन 1000 करोड़ की नेटवर्थ वाले काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। ये 5000 से भी ज्यादा बेटियों के फादर हैं, जो पूरे देश में अपने मास मैरिजेस की वजह से भी फेमस हैं। इनके 12 से भी ज्यादा स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स भी हैं। आज हम इनसे इनकी बिजनेस जर्नी के बारे में जानेंगे। इन्होंने डायमंड बिजनेस छोड़ के रियल एस्टेट क्यों चूज किया, फंडिंग कैसे सिक्योर की जाती है, पैसे कैसे बनाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हम इनसे इनके सोशल वर्क्स के बारे में भी जानेंगे और पूरे पॉडकास्ट में लेंगे बहुत सारा स्टार्टअप ज्ञान। 2007 तक हम लोग डायमंड के बिजनेस में रहे। 2003 में हमारी कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स, DRI ये सब प्रॉब्लम हुआ। $90 लाख का रॉबरी, सबसे बड़ा रॉबरी यूरोप में हमारे वहाँ हुआ। स्टार्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बंद करना डिफिकल्ट है। लेबग्रॉन आने के बाद में डायमंड का बिजनेस बहुत डाउन हो गया। कोई व्यापारी है 100 साल पुराना डायमंड का, अगर उसके सामने दोनों डायमंड रख दे, लेबग्रॉन और नेचुरल, तो वो बता नहीं पाएगा कि ये कौन सा नेचुरल है और कौन सा लेबग्रॉन है। तीनों बिजनेस जो हैं सूरत के सबसे बड़े, वो सारे इंटरलिंक्ड है। आपको 5% कमाई नहीं होती है और 25% टैक्स लगा दो तो ये कमाई होने वाली नहीं है। लेकिन ये एक ब्लड डायमंड मीन्स ये ब्लैक का बिजनेस, किसी को कैसे गिराया जाए वही सोच अभी सबके दिमाग में चल रही है। डर ही रखना है तो जॉब करो। जॉब करने में कोई डर नहीं है। और ये 20-25% ऐसे जो लुखे लोग हैं वो तो मार्केट में रहते ही है। तो आप किसको हायर करोगे अपने जॉब पे? कि एक टॉपर है मान लो कॉलेज का, या एक ऐसा कोई लड़का है जो पढ़ाई में भले कम नंबर है उसके, लेकिन उसको आता बहुत कुछ है। नहीं, एलिगेशन नहीं लगाया था, मेरे पर केस था। अच्छा। लेकिन मैंने उसका किडनैपिंग नहीं किया था, पुलिस ने केस गलत किया था। आज के टाइम पे ऐसे कैसे रास्ते हैं जिससे बंदे पैसा कमा सकते हैं? कई लोग है ना वो कश्मीर में जाके रेफ्रिजरेटर बेचते हैं और कई लोग ऐसे है कि भाई अबू धाबी में जाके भी वो रेफ्रिजरेटर नहीं बेच पाएगा। कई लोगों को क्या होता है कि पैसे देखे नहीं थे, बहुत गरीबी में से आए और पैसा देख के उछल जाते। मेरा फादर बोलते कि कोई भी बिजनेस का 1000 डेज होता है। टैक्सेशन कम करना चाहिए। टैक्सेशन कम करना चाहिए। किस चीज में पैसा डालना ज्यादा सही है आज के टाइम, फ्लैट्स वगैरह में या जमीनों में? अटैक आता है तभी वो दौड़ा, तभी वो कार्ड निकालने के लिए दौड़ेगा। इंश्योरेंस भी नहीं कराएंगे पहले? इंश्योरेंस भी नहीं कराते। तभी हमारे PM साहब CM थे और उसने फर्स्ट हॉस्पिटल पीपी सवानी को CM फंड रिलीज किया था। तो अगर 2 लाख का बाईपास का खर्चा है तो उसको वो समझ लो 50-60 हज़ार में हो गया। अभी हमारे रत्न कलाकार भाई जो है डायमंड में, वो अभी बहुत बेकार है। हर रोज 10-15 लोग सुसाइड कर रहे हैं। और मम्मी पापा को HIV और ये बच्चों को विथ बॉर्न HIV है। इसमें ये बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो ये बच्चों को क्या करते थे मम्मी पापा की, तो उसको वो सुसाइड करवाते थे। जैसे कि नदी में फेंक दिया। हमें 3 महीने की एक बेटी मिली थी, रेलवे पटरी के ऊपर दुपट्टे में बंधी हुई। पीपी सवानी यूनिवर्सिटी नेक में A+ ग्रेड के साथ में। सभी डॉक्टर लोग हैं ना अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना चाहता है। सभी लॉयर है वो अपने बच्चों को लॉयर ही बनाना चाहता है। सभी ब्यूरोक्रेट्स वो अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेट्स ही बनाना चाहता है। वो IPS बन गया, पुलिस में डाल दिया उसको। पुलिस में डाल दिया, उसकी बॉडी नहीं है, एकदम सिंगल, भाग भी नहीं पाएगा। तो मेरे फादर 1968 में सूरत आए। और सूरत में आके वो हीरा घिसने का जो मजदूरी होता है ना, वो काम मेरे फादर ने स्टार्ट किया। फिर वो डायमंड में ही थे 1968 से। फिर 1978 में करीबन हमारा खुद का बिजनेस चालू किया। अच्छा। 85 में IP पटेल एंड कंपनी का स्टार्टअप हुआ। 90 में हम लोग डायमंड के बिजनेस में आए। 2007 तक हम लोग डायमंड के बिजनेस में रहे। उसके बाद डायमंड छोड़ के रियल एस्टेट में क्यों घुसने का सोचा आपने? नहीं, उसके बाद में 2003 में हमारी कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स, DRI ये सब प्रॉब्लम हुआ। हमारी बेल्जियम की ऑफिस में रॉबरी हुआ। उस टाइम की $90 लाख का रॉबरी, सबसे बड़ा रॉबरी यूरोप में हमारे वहाँ हुआ। फिर वो सब केस वाइंड अप करते करते 2007 आ गया। और 2000 के साल में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला हुआ। हमारा 80% काम अमेरिका में था, तो वो हिसाब से भी हमारा काम थोड़ा हम लोगों ने स्लो करना चालू कर दिया था। और 2003 से वाइंड अप करना चालू किया तो 2007 तक वो हम लोग पूरा वाइंड अप कर सके। अच्छा, तो 4 साल पूरे लगे। हाँ, वाइंड अप स्टार्ट करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन वाइंड अप करने में ज्यादा टाइम लगता है।
ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत है आपको क्या फील हुई कि बिजनेस पूरा ही शिफ्ट हो गया ना डायमंड से सीधा रियल एस्टेट में? नहीं, मेरे फादर का ये मानना है कि जो बिजनेस में अपने को कमाई नहीं है और जो बिजनेस रिस्की है तो उसमें से निकल जाने का। उसमें हम लोग इंडिया के टॉप 10 में एक्सपोर्ट में हमारा नंबर था। फिर भी हम लोगों ने वाइंड अप करना चालू किया कि जो बिजनेस में मुनाफा नहीं होता है वो बिजनेस करके क्या फायदा। 2003 में प्रॉपर्टी का मार्केट अप हो रहा था, तो हम लोगों ने, मैं डायमंड में रहा, मेरा छोटा भाई है उसको प्रॉपर्टी में डाइवर्ट कर दिया और धीरे धीरे हम लोग प्रॉपर्टी में आ गए। अच्छा, नहीं सही है। बिजनेस में जब मुनाफा कम हो जाए तो उसके बाद चेंज कर लेना चाहिए। कई लोग अभी भी जैसे टेक्सटाइल में मंदा हो गया पूरा का पूरा, जी, अभी भी टेक्सटाइल में बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने आपको बताया ना कि बंद करना, स्टार्टअप करना बहुत, अगर आपके पास में पैसा है तो आप स्टार्टअप कर सकते हो, लेकिन उसको बंद करना, वो बंद करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके जितने क्लाइंट है, आपका जितना स्टॉक है, और मार्केट में अगर ऐसा एक बात चली जाती है कि ये लोग बंद करने वाले हैं, तो 100 रुपए की चीज है वो आपके पास से 70 रुपीज में मांगेगा। और उस टाइम हमारे साथ में बैंक थी, तो बैंक का जो पैसा था उसको वो रिटर्न करना है, तो बैंक भी जो अगर रनिंग में है तो वो इतना फोर्स नहीं होता है, लेकिन अगर आप स्टॉप करते हो तो बैंक वालों का भी प्रेशर आपके ऊपर बना रहता है। मीन्स बंद करना बहुत डिफिकल्ट है, स्टार्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बंद करना डिफिकल्ट है। ठीक है, जब अब इसमें आए रियल एस्टेट में तो पहली फंडिंग कैसे उठाई आपने? पहली फंडिंग कैसे सिक्योर? नहीं, फंडिंग तो हमने कभी किया ही नहीं है। मेरा छोटा भाई है वो 2003 से ही हम लोग डायमंड में से वाइंड अप करते करते हमारा जो फंडिंग है वो प्रॉपर्टी में डालते गए। अच्छा, हाँ, और वो मेरा छोटा भाई काम कर ही रहा था प्रॉपर्टी का, और मेरे फादर भी पहले से 25% काम हमारा प्रॉपर्टी का था ही, लेकिन तभी हम लोग मेन फोकस में नहीं थे, किसी के साथ में पार्टनरशिप में ऐसे काम करते थे। लेकिन मेरा छोटा भाई रमेश आ गया बिजनेस में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में, तो उसने सेटअप कर दिया था 2007 तक में पूरा। फिर हम प्रॉपर्टी में सीधा ज्वाइन हो गए, और नॉलेज तो था ही, बिजनेस को सिखाता है। अगर आप एक गलत जमीन ले लो तो वो जमीन आपको पूरे आपकी जिंदगी का सभी कुछ जो सीखना है वो एक ही जमीन में सीख जाओगे। तो ऐसे तो सीखने में तो कोई भी बिजनेस सीखने में 1-1.5-2 महीना लगता है। आपको क्या लगता है रियल एस्टेट और डायमंड का आगे का फ्यूचर क्या है सूरत में? जैसे डायमंड तो बहुत डाउन हो गया, डायमंड का बिजनेस अभी लैब-ग्रोन आने के बाद में डायमंड का बिजनेस बहुत डाउन हो गया, और सिर्फ लैब-ग्रोन नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे कि मोबाइल, ये सब भी आने के बाद में, पहले क्या होता था कि कोई भी गिफ्ट जो दिया जाता था अमेरिका में, यूरोप में, तो वो डायमंड की रिंग, डायमंड का ईयरिंग, ये सब दे देते थे। अभी ज्वेलरी का डिमांड इतना कम हो गया, अभी मोबाइल दे रहे हैं, आईफोन दे रहे हैं, अभी ये सब आ गया। तो और दूसरा क्या हुआ कि जो डायमंड नेचुरल डायमंड था उससे अभी 10% रुपीज में ही अभी आपको लैब ग्रोन डायमंड मिल रहा है। तो लैब ग्रोन डायमंड का जो हार्डनेस है वो रियल डायमंड से, नेचुरल डायमंड से ज्यादा स्ट्रांग है। नेचुरल डायमंड का जो फायरिंग है उससे ज्यादा फायरिंग लैब ग्रोन डायमंड का है। अगर कोई व्यापारी है 100 साल पुराना डायमंड का, अगर उसके सामने दोनों डायमंड रख दे, लैब ग्रोन और नेचुरल, तो वो बता नहीं पाएगा कि ये कौन सा नेचुरल है और कौन सा लैब ग्रोन है। वो सिर्फ मशीन दिखा पाएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि एक आईवीएफ से पैदा हुआ बच्चा है और एक नेचुरल पैदा हुआ बच्चा है, तो अगर दोनों बच्चे अगर 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो टीचर को पता नहीं चलता है कि ये नेचुरल पैदा हुआ बेटा है या आईवीएफ से पैदा हुआ बेटा है। ये लैब ग्रोन कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं? नहीं, लैब ग्रोन तो अभी हमारे इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अच्छा। लैब ग्रोन बोले तो एक सीड्स को, डायमंड का एक रियल डायमंड के सीड्स को हम उसके ऊपर इतना ही प्रेशर, जितना प्रेशर उसको नेचुरल में जमीन के अंदर मिलता है, उतना ही प्रेशर हम लोग मशीन से देके उसको ग्रो करते हैं, और वो लैब ग्रोन है। वो 10 गुना कम भाव में मिल रहा है। हाँ, 2 लाख रुपए में मिलता है या वो 10,000 में मिलता है। उससे धंधा बना सकते हैं, फायदा ले सकते हैं उससे कुछ है? पहले के समय में तो वो सब मिलावट करके, मिक्सिंग करके सब लोगों ने फायदा लिया। अभी तो उसका सर्टिफिकेट होता है, और सर्टिफिकेट होता है, और नेचुरली सब लोग बोल भी देते हैं कि ये हमारा नेचुरल डायमंड है, ये हमारा लैब ग्रोन डायमंड है। सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, अगर लैब ग्रोन है तो लैब ग्रोन का सर्टिफिकेट निकलेगा, और नेचुरल है तो नेचुरल का सर्टिफिकेट निकलेगा। मेन ये दिक्कत कोविड के बाद ज्यादा बढ़ी है ना डायमंड में, जो लैब ग्रोन डायमंड तो कितने सालों से चलता होगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी चाइना और रशिया के पास में ही थी। अच्छा। लेकिन वो इंडिया के पास में ये टेक्नोलॉजी लास्ट 5-6 साल से आई है। तो और दूसरा ये है कि कोई भी ज्वेलरी किसी को बनाना है तो ज्वेलरी में अगर बनने के बाद में किसी को पता चलता ही नहीं है कि ये लैब ग्रोन है या नेचुरल है, तो स्वाभाविक है कि सब लोग अपना ज्वेलरी है वो लैब ग्रोन में बनाएंगे। मैं किसी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि तीनों बिजनेस जो हैं सूरत के सबसे बड़े, वो सारे इंटरलिंक्ड है। जैसे डायमंड में पैसा चलेगा तो टेक्सटाइल में पैसा जाएगा,
हाँ फिर टेक्सटाइल वाले पैसा कमाएगा, फिर वो जाएगा रियल एस्टेट में बंगला या घर खरीदने। नहीं, सूरत में मेनली 3 ही बिजनेस है। सौराष्ट्र से लोग आए हाँ। और सब लोग डायमंड के बिजनेस में रहे। राजस्थान से सब लोग आए, मारवाड़ी लोग है वो टेक्सटाइल के बिजनेस में रहा। मैन्युफैक्चरिंग है वो काठियावाड़ी लोग, हमारे सौराष्ट्र के लोग करते थे। जैसे डायमंड का भी हो या कपड़े का भी हो, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब सौराष्ट्र वालों के पास में था। काठियावाड़ी। हाँ, तो अभी उसमें भी, और जो व्यापारी लोग थे वो जैन कम्युनिटी थी और मारवाड़ी कम्युनिटी थी। अभी तो सब लेबर है, सब सेठ है, सब मीन्स अभी कुछ ऐसा रहा ही नहीं कि ये, अभी डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग में काठियावाड़ी बहुत कम है। अच्छा। उसमें अभी यूपी बिहार वो सब लेबर आ गए। और बिजनेस डाउन होने के बाद में कई लोग डायमंड में से शिफ्ट हो गए टेक्सटाइल में, और दोनों में जो कमाया है तो वो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने लगे। तो ये मेन सोर्सेज जो मनी का जो मेन सोर्स सूरत में था वो डायमंड में से था। और अभी डायमंड डाउन है तो प्रॉपर्टी भी डाउन है और टेक्सटाइल भी डाउन है। जैसे इंटरनेशनल रूल चेंज हो रहे हैं, ट्रम्प ने अभी टैरिफ लगा दिया इंडिया में भी, तो उससे जो डायमंड का एक्सपोर्ट होता है उस पर फर्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है? ये फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक तो डायमंड के मार्केट में अभी डायमंड में कमाई नहीं है, पहले डाउन। हाँ पहले से डाउन है, और अभी ये टैरिफ लगने के बाद में तो और डाउन होने वाला है। वो तो नेचुरली है कि अगर आपको 5% कमाई नहीं होती है और 25% टैक्स लगा दो तो ये कमाई होने वाली नहीं है। और ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, चाइना भी अभी इतना मैन्युफैक्चरिंग करता है, इजराइल मैन्युफैक्चरिंग करता है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवर करते हैं तो उसकी डिमांड कमी रहेगी। और जितने भी टैक्सेस, डायमंड नहीं कोई भी बिजनेस है, हमारे टेक्सटाइल का बिजनेस है या प्रॉपर्टी में आप जंतरी बना रहे हो, जंतरी का वो बर्थडे का आ जाए तो नेचुरली है कि वो कॉस्टिंग, जो भी कॉस्टिंग होगी वो मेन उसके ऊपर ही पड़ेगी। और वो कॉस्टिंग अगर कर नहीं पाएगा, अभी देखो पहले 10-15 लाख में घर मिलता था, अभी 50 लाख के नीचे ऑनर को भी उसको भी वो नहीं हो रहा है, तो वो नेचुरली कि वो बर्डन जो है वो पब्लिक के ऊपर पड़ेगा, तो कमाई कम होगी। तो अभी कई लोग सूरत से निकल के बाहर कंस्ट्रक्शन, छोटे टाउन में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो ऐसे फर्क तो पड़ेगा ही। ब्लड डायमंड के बारे में आपको आइडिया? ब्लड डायमंड क्या है? ब्लड डायमंड क्या होता था पहले? अफ्रीका में से जो डायमंड निकलता था और वो माइंस में से डायमंड निकलता था, जमीन की खुदाई करने से, डीप खुदाई करने में से डायमंड निकलता था। तो वो डायमंड वो लोग जो अफ्रीका के लोग थे वो बेच के हथियार लेते थे। अच्छा। उसको ब्लड डायमंड बोलते हैं। ब्लड डायमंड में कोई ब्लड नहीं होता लेकिन ये एक ब्लड डायमंड मीन्स ये ब्लैक का बिजनेस था। तो वो तो अभी मेजर बंद हो गया है, पहले होता था स्टार्टिंग, पहले होता था वो। ठीक है। रियल एस्टेट पे आते हैं, जो बायर्स का साथ ट्रस्ट मेंटेन करना होता है, सबसे बड़ी बात वो होती है। तो ट्रस्ट कैसे मेंटेन करते हो, ट्रस्ट बनाते कैसे हो आप लोग? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करता हूँ, सिर्फ जमीन का काम करता हूँ। लेकिन पहले के समय में ना एक दूसरे के ऊपर विश्वास, ट्रस्ट था। और एक डायमंड के बिजनेस में भी और जमीन के बिजनेस में भी एक चिट्ठी के ऊपर लिखान रहता था कि मैंने आपका डायमंड ये 2 करोड़ में 5 करोड़ मिल लिया। उसमें ना कंपनी का नाम होता था, ना कंपनी का लेटर पेड होता था, जबान पे चलता था, एक दूसरे के विश्वास पे चलता था। ऐसे जमीन का बिजनेस भी एक दूसरे के विश्वास पे चलता था, और सब लोग अपने जबान पे कायम रहते थे कि मैंने ये बोला है, लिखा भी नहीं है, मैंने बोला है तो ये मैं करूंगा। डायमंड का बिजनेस भी ऐसा था। 1 करोड़ का डायमंड आपने बेचा इतनी चिट्ठी में, और वो चिट्ठी आपको मार्केट में उसके नाम के ऊपर आधे टके पौने टके 1% में वो करती थी, मीन्स उसमें आपको पैसा मिलता था। और प्रॉपर्टी में भी 1-1 साल की टर्म्स, 2-2 साल की टर्म्स जबान के ऊपर रहती थी। अभी वो ट्रस्ट लास्ट 15 सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर से टूट गया है। सब लोग अभी अपना दिमाग किसको किस तरीके से खड्डे में डाला जाए वही समझ रहे हैं। पहले जो डायमंड के बिजनेस में हम लोग सौराष्ट्र में से आए तो एक दूसरे के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, एक दूसरे को हेल्प करना चाहते थे। और अभी माहौल ऐसा है कि एक दूसरे को कैसे गिराया जाए। अभी सिचुएशन सिर्फ सूरत में नहीं, पूरे देश की सिचुएशन में ऐसा ये मेन प्रॉब्लम हो गई। एक किसी के ऊपर विश्वास नहीं, कोई किसी को बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा आजकल। किसी को कैसे गिराया जाए वही सोच अभी सबके दिमाग में चल रही है। ठीक है। अब जैसे अब जमीन का करते हो आप, जमीन लेने में सबसे बड़ा रिस्क पहले आता है कि बिकेगी नहीं बिकेगी, कई सारे रिस्क कैलकुलेट करना पड़ता है। नहीं, वो तो कोई भी बिजनेस में होता है। अच्छा। आप जमीन लो या डायमंड लो या कोई भी, आप कोई भी चीज ले लो, तो अगर वो व्यापार करता है तो उसको तो ऐसा डर तो होता है। अगर डर होता है तो बिजनेस नहीं होगा। अगर बिजनेस करना है तो डर नहीं रखना चाहिए। जो लोग डर नहीं रखेंगे वही लोग बिजनेस में चलेंगे। अगर डर ही रखना है तो जॉब करो। जॉब करने में कोई डर नहीं है, आपको हर महीने को तनख्वाह मिल जाएगा। बिजनेस तो ये बात है, देखो अगर 100 लोग बिजनेस करते हैं ना, उसमें से 80 लोग फेल होते हैं, तभी 20 लोग है वो कमाई कर पाते हैं। 100% लोग अगर बिजनेस करते हैं 100 लोगों को कमाई नहीं होती है। 80 का फेलर और 20 का
पॉजिटिव है। नहीं, लेकिन इसका रिस्क कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? जैसे 2 जमीन है तो उसमें रिस्क कैसे नापे? नहीं, वो तो देखो अपने अपने दिमाग से चलना चाहिए। 2 जमीन है, एक समझ लो कोई वराचा रोड की जमीन है और एक ये डुमस की जमीन है, तो दोनों में आपको लगना चाहिए कि भाई कौन सी जमीन में ज्यादा प्राइस बढ़ेगा, कौन सी साइड में डेवलपिंग हो रहा है। कतारगाम में डेवलपिंग हो रहा है, सचिन में डेवलपिंग हो रहा है, वराछा में डेवलपिंग हो रहा है, बीका में डेवलपिंग हो रहा है, स्क्वायर मीटर में डेवलपिंग हो रहा है। वो तो सब अपने तरीके से, सबके अलग अलग विजन होता है। जैसे कि डायमंड में से सब लोग आए तो उसको लगता है कि वराछा में और पब्लिक आएगी, कतारगाम में और पब्लिक आएगी, यहाँ डेवलपिंग ज्यादा होगा। तो उन लोगों ने जो लोग कतारगाम में काम करते हैं वो कतारगाम में ही करते हैं, वराछा में करते हैं वो वराछा में ही करते हैं, अडाजन में करते हैं वो अडाजन में ही करते हैं। ऐसे सब लोगों ने अपना अपना एरिया, उसको वहाँ क्या पब्लिक, वहाँ का उसका रेप्यूटेशन वो एक क्रिएट किया हुआ है, तो उसको लगता है मैं यहाँ मुझे सक्सेस मिल रही है, तो वो वहाँ ही काम करता है। ठीक है। अब जैसे आपने बोला कि अपने कहीं बाहर से फंडिंग नहीं उठाया जब बिजनेस चेंज किया, तो जैसे आज के बच्चे क्या सोच रहे हैं कि ऐप बनाएंगे, शार्क टैंक या कहीं से जाके फंडिंग उठाएंगे पहले, उसके बाद धंधा डालेंगे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? ऐसा करना नहीं, देखो मिडिल क्लास जो लोग है, अगर उसके पास में फंडिंग नहीं होता है तो गवर्नमेंट ने बैंक रखा हुआ है कि आप बैंक में से फंडिंग करो, आपका जो भी बिजनेस है उसका प्रोफाइल बनाओ, बैंक में रखो, और आपका अगर वैल्यू होगा उतना हिसाब से आपको रुपीज मिलता है। हम लोग डायमंड में थे तभी हमारे पास में बैंक थी, हम लोग बैंक से काम करते थे। बैंक का हमारा क्या मोर देन 100 करोड़ का हमारा बैंक था। आपका बिजनेस में अगर बैंक का अगर समझ लो 10% इंटरेस्ट है, रेट ऑफ द इंटरेस्ट 10% है ईयरली, और आप अगर 20% कमा सकते हो तो आपको उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ चूना लगाने के लिए, बैंक को चूना लगाने के लिए, या तो किसी के पैसे को चूना लगाने के लिए अगर पैसा उठाता है और बिजनेस करता है तो वो रॉन्ग है, वो चीटिंग का बिजनेस है। लेकिन अगर आप बिजनेस करने के लिए या पैसा उठाते हो, आप मौज मस्ती करने के लिए नहीं उठाते, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, लेकिन किस स्टेज पे उठाना चाहिए? धंधा चालू हो जाए थोड़ा सा उसके बाद, या पहले उठा के फिर चालू करो ऐसा? नहीं, अगर आपके पास में 25-35% तो आपका खुद का मनी होना चाहिए। आपने एक बार स्टार्टअप ले लिया, अगर आपको लगता है मैं उसमें प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो उसके बाद में आप पैसा उठा सकते हो, उसके बाद में आप लोन ले सकते हो, आप आपका फ्लैट या ऑफिस वो भी आप रख के आप पैसा ले सकते हो। लेकिन पहले से अगर आपके पास में कुछ है ही नहीं तो बैंक आपको कुछ देगी भी नहीं। वो तो आपने कुछ गलत किया, गलत दिखाया, तो ही बैंक आपको पैसा देगी। ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसी कोई फाइनेंशियल गलती जो आपने की थी जो बाद में अभी तक आपको रिग्रेट होता है कि ये नहीं करना चाहिए था पैसे के मामले में? देखो बिजनेस में तो ऐसा रहता ही है, जैसे कि हम लोगों ने किसी को डायमंड बेचा और पार्टी बैंक करप्ट हो गई तो हमारा पैसा नहीं आता है, तो वो तो एक बिजनेस का पार्ट है। और अभी भी आज भी जमीन के बिजनेस में भी कई लोग गलत लोग हैं, और हम लोगों को ऐसे बहुत सारे गलत लोग भी मिल गए कि वो अपनी जुबान से फिर गए, जमीन का दस्तावेज करने के बाद में भी पेमेंट नहीं दिया। ऐसे लोग तो मार्केट में रहते ही है, और ये 20-25% ऐसे जो लुखे लोग हैं वो तो मार्केट में रहते ही है। तो वो तो बिजनेस का एक पार्ट है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर नहीं देखते। और हमारा काम, अगर हम कोई हमारा मनी जैसे कि फ्रॉड हुआ है तो उसके पीछे हमारा दिमाग लगाएंगे, उससे बेटर है कि हम जो पॉजिटिविटी है, जहाँ प्रॉफिटेबल बिजनेस है वहां ज्यादा दौड़ना शुरू करें। कई लोग क्या होता है कि किसी का कोई रुपया लेके भाग गया तो उसके लिए वो रोता रहता है कि मेरा वो लेके चला गया, मेरा वो लेके चला गया, मेरा वो लेके चला गया। तो उसके पीछे आपका मूड और आपका दिमाग दोनों खराब करते हैं। उससे बेटर है कि आप पॉजिटिव लाइन पकड़ के फिर आगे चलो। आपको सीखने को मिला, और बिजनेस में सीखने को हर रोज मिलता है, हर दिन मिलता है। जितनी आपकी उम्र जाती है ना उतना आपको सीखने को मिलता है। ठीक है। ऐसी कोई स्किल बताइए जो आज के नए जो यूथ आ रहे हैं, फाउंडर ये सब स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके पास होनी चाहिए। नहीं, अभी के जो नया जनरेशन है उसको कई सारी दिशाएं खुली हुई है। कई अभी हमारे डायमंड के बिजनेस में जितने भी पहले के लोग थे, अभी उसके बच्चे वो डायमंड के बिजनेस में नहीं है, वो सब अपना अपना नया स्टार्टअप सब लोगों ने किया है। क्योंकि डायमंड में मंदी है तो उसको बच्चों को अलग दिशा में जाना ही पड़ेगा। तो अभी कई सारे बिजनेस अभी ये कंप्यूटर के ऊपर है, तो वो हमारे लेवल के, हमारी उम्र के लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये बिजनेस कैसे होता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग ये सब बिजनेस अभी कर रहे हैं। तो मैं तो मेरे बिजनेस का बता सकता हूँ कि अगर प्रॉपर्टी का काम करना है तो 20-25 करोड़ रुपया पहले अपने पास में होना चाहिए। फिर आप जमीन लिए, आपका विजन होना चाहिए, कहाँ डेवलपमेंट, कौन सी साइड में डेवलपमेंट ज्यादा है, तो ये विजन के हिसाब से वो काम कर पाएगा। उसको बिजनेस को है ना सिखाने की जरूरत नहीं है, बिजनेस को सिखाता है। ठीक है। अब जैसे आप कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हो, तो आप किसको हायर करोगे अपने जॉब पे? कि एक टॉपर है मान लो कॉलेज का, जिसको कुछ भी नहीं आता, स्किल्स वगैरह नहीं आती थी, वो खाली बैठ के पढ़ा है बस, या एक ऐसा कोई लड़का है जो पढ़ाई में भले कम नंबर है उसके, लेकिन उसको आता बहुत कुछ है,
देखो लाइफ में हमारा पीपी सवानी स्कूल का भी फील्ड है, यूनिवर्सिटी है। मैं कई बार बोलता हूँ कि सिर्फ टॉपर आना जरूरी नहीं है, टॉपर के साथ में आपको अगर आपका 90% 95% है तो आपको कंपनी में जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर आपका काम सही नहीं होगा, समझ लो 50 आदमी को आपने आपके वहाँ वैकेंसी है और 50 आदमी को आपने जॉब पे लगाया, आपने सर्टिफिकेट देके जॉब में लगाया, ये 95% वाला है, 93% वाला है, ये 90% वाला है, ऐसे बच्चों को आपने जॉब में लगा लिया। लेकिन उसके बाद टिकेगा कौन? जो अपना घर का समझ के काम करेगा वही टिकेगा। फिर वो समझ लो वो कंपनी को 50 में से 15 को निकालना है, तो फिर वो 95 वाले को नहीं निकालेंगे। ऐसा नहीं कि वो 95 वाले को नहीं निकालेंगे, 85 वाले को पहले निकालेंगे। फिर तो वो देखेगा कंपनी के लिए बेनिफिट कौन करता है, कौन करवाता है, कौन दिल से काम कर रहा है, कौन अपना घर का समझ के काम कर रहा है, उसको वो रखेगा, चाहे वो 75% वाला क्यों ना हो। बिजनेस में, जॉब में टिकने के लिए तो उसको मेहनत की जरूरत है। उसको अपना समझ के अगर वो खुद मेहनत करता है तो वो टिक पाएगा। उसका परसेंटेज के हिसाब से वो टिकेगा नहीं। एंट्री करने के लिए परसेंटेज जरूरी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तो उसकी मेहनत ही जरूरी है। आज के टाइम पे ऐसे कैसे रास्ते हैं जिससे बंदे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में इतना कंपटीशन चल रहा है, डायमंड डाउन है, टेक्सटाइल डाउन है, तो ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे बंदा पैसे कमा सकता है आज के टाइम? देखो चना सिंगदाना बेचने वाला भी बिजनेस बड़ा करता है। हमारी सोसाइटी में एक हाथलारी चलाने वाला, दो पहिए वाली, उसको भी 4 फ्लोर का बंगलो है, उसके पास भी 5 गाड़ियां है। बिजनेस कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन बिजनेस में अगर दिल से आपको रात को अगर आप सोते हो और रात को सपना भी अगर बिजनेस का आता है ना, वो बिजनेस को सफल कर पाते हैं। कमाई सब में है। कई लोग है ना वो कश्मीर में जाके रेफ्रिजरेटर बेचते हैं, और कई लोग ऐसे है कि भाई अबू धाबी में जाके भी वो रेफ्रिजरेटर नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसके लिए ग्रुप चाहिए, उसके लिए आपका विजन चाहिए, उसके लिए आपका बोलने का तरीका, पार्टी के साथ में बोलने का तरीका, आपका रेप्यूटेशन, ये सब मायने रखता है। 2 दुकान बाजू बाजू में, एक में वो दुकान वाले आपको वेलकम करते हैं, स्माइल देके वेलकम करते हैं, और एक दुकान वाला आपको जैसे कि आप चोरी करने के लिए आए और ऐसा आपके साथ में रिएक्ट करेगा, तो आप ये दुकान में चलेंगे चाहे वो 5 रुपया महंगा क्यों ना हो। मीन्स बिजनेस में सफलता, मैंने जैसे पहले बताया कि 80% को नहीं मिलता है, 20% को ही मिलता है, लेकिन उसके लिए ग्रुप, आपका स्टाइल, आपकी जबान, आपका जो है क्लाइंट के साथ में जो बात करने का तरीका, ये सब मायने रखता है। मींस यूजर को जो एक्सपीरियंस दे रहे हो उस हिसाब से तुम्हारा चलेगा काम धंधा। ठीक है, तो पैसा कमाने की बात हुई, लेकिन पैसा संभालना मुश्किल है ज्यादा कमाने से ज्यादा, तो संभालने के बाद में कोई टिप्स दीजिए। कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, कैसे संभालना है? नहीं पहले तो संभालना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है उससे पहले संभालना कैसे है, वो सीखना चाहिए। कई लोगों को क्या होता है कि पैसे देखे नहीं थे, बहुत गरीबी में से आए और पैसा देख के उछल जाते हैं। जैसे कि हमारी काठियावाड़ी सौराष्ट्र कम्युनिटी में है। अच्छा, हमारी कम्युनिटी में क्या होता है कि 10 करोड़ कमा लिया, नया गाड़ी ले लिया, नया बंगलो ले लिया, सबको दिखावा कर दिया कि मैं बहुत कमाता हूँ, बहुत कमाता हूँ। जैन कम्युनिटी में क्या होता है, वो अगर 100 करोड़ भी कमाता है वो दिखाता नहीं है, वो फिर भी आपको यही बोलेगा बस खाना पीना हो जाता है। ये फर्क है। किसी को पैसा है ना वो दिखाने का शौक है, और किसी को पैसा है ना वो कैसे बचाया जाए, ये अपने अपने दिमाग का वो शौक है सबका। बहुत जल्दी पैसा आने अगर आ जाता है ना तो वो संभल नहीं पाता है। और कई लोग पहले से ही अमीर है, तो उसको फादर मदर वो पहले से ही वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसी में रहते। 2 आदमी रहते हैं तो उसके लिए कितना घर चाहिए, फिर भी 2 आदमी रहने से अगर पैसा आ जाता है तो महल बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, घर तो फिर भी ठीक है लोग ले रहे हैं, लेकिन आजकल गाड़ियों का बहुत शौक आ गया लोगों को, सुपर कार्स आ रही हैं। नई जनरेशन में एक दूसरे को दिखावा में है, एक दूसरे का दिखावा करते हैं। अगर ये पार्टी ने ये गाड़ी लिया तो मैं उससे बड़ी पार्टी हूँ, तो मेरे पास उससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो फिर वो उसने बड़ी लिया, फिर इसको कुछ नफा हो गया, तो वो बोले उससे मैं भी बड़ा हो गया, मैं इससे बड़ी गाड़ी देता हूँ। और शादियों में भी खर्चा करते, शादियों में वो सब दिखावा है। वो दिखावा करते कि मैं इससे बड़ा हूँ और मैं इससे बड़ा हूँ। ठीक है, कोई अगर 20-22 साल का लड़का या लड़की अपना ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मानो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपके, क्या टिप्स रहेंगे, क्या देख के आओ, क्या देख के ना हो इस बिजनेस में? सबसे पहले तो उसको नॉलेज होना चाहिए ज्वेलरी का, कि डिजाइन कैसे बनती है, डिजाइन बनाना आता है नहीं आता है, ये डिजाइन मार्केट में चलेगी नहीं चलेगी,
फिर सेकंड नंबर आता है फंडिंग, तीसरा नंबर आता है कि उसको उसमें इंटरेस्ट है। आप अगर कोई बेटे को या कोई बेटी को अगर वो इंटरेस्ट नहीं है और ऐसे बिजनेस में डाल दो, तो आप कितने भी करोड़ रुपया लगा दो, तो अगर उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर मैकेनिकल माइंड का जो लड़का है उसको आप मेडिकल में डाल दो, और मेडिकल माइंड का जो डॉक्टर टाइप का मेडिकल माइंड का जो बच्चा है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में डाल दो, तो वो अपने अपने कामों में उसको मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगे जिसमें आपका मन नहीं लगता है ना, वो काम आप कभी नहीं कर पाओगे, और अगर वो कर भी दिया तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप टाइम में पहले जा सकते तो अपने पुराने जो जवान महेश भाई थे उनको क्या समझाना चाहोगे कि क्या गलती मत कर? मैंने गलती बहुत सारी की, और कोई भी आदमी होता है वो गलती तो करता है, हर दिन सीखने को मिलता है, कैसे कैसे लोग आपको मिले, एकदम आपकी बाजू में बैठ के आपको पीछे से जो वार करता है, ऐसे भी लोग मिले, और ये गलती हुई है, वो गलती को दूसरी बार वो गलती ना हो, वो ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई भी आदमी 100% पहले से लेके एंड तक उसको कोई गलती किया ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपने कोई आपके स्टाफ में ऐसे गलत आदमी को रख दिया जो आपके अकाउंटिंग गलत कर दिया और कुछ करके गए, ऐसे भी लोग होते हैं बिजनेस में, तो ऐसे भी लोग होते हैं, किसी के साथ में गलत बिजनेस कर लिया और उसके बाद में वो आदमी उसकी जबान से फिर गया, ऐसे भी गलत लोग हो सकते हैं। और आज के जमाने में वो रेशियो ज्यादा है, आज 70% गलत लोग हैं, 30% ही सही लोग हैं, मैं तो ये मानता हूँ। आज बिजनेस में सबसे बड़ा ख्याल ये रखना पड़ता है कि ये आदमी रियल में सही है या गलत है। आपको 10-10 साल तक पता नहीं चलता कि ये आदमी बेकार था, तब तक आपको वो चूसता रहता है। देखो, गलती सिर्फ पैसे के रिलेटेड नहीं होती है, संबंध के रिलेटेड भी होती है, कि आपने किसी के ऊपर पूरा विश्वास कर लिया और उसने वो विश्वासघात 5 साल 6 साल 10 साल के बाद में तभी आपको पता चलेगा कि मैंने इसके ऊपर विश्वास क्यों किया। इसके ऊपर विश्वास नहीं करना था। संबंधों का विश्वास पैसे के विश्वास से ज्यादा खराब है। वो पैसा तो आपका एक बार 5 लाख 10 लाख 50 लाख रुपया जाएगा, लेकिन संबंधों का जो विश्वास है ना, वो 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ तक लेके जाएगा। और अभी फ्यूचर क्या है रियल एस्टेट का सूरत में? देखते हैं। पब्लिक तो देखो, अभी सेकंड मुंबई है सूरत, और सभी स्टेट में से सब लोग सूरत में आते हैं बिजनेस करने के लिए। वो बिजनेस चाहे डायमंड का, टेक्सटाइल का या प्रॉपर्टी का ना हो, लेकिन उसके लिए उसको रहने का तो जरूरी है, बिजनेस करने के लिए ऑफिस भी तो जरूरी है। तो अच्छे दिन आने वाले, आज नहीं तो कल आएंगे, लेकिन आएगा तो सही। वो उम्मीद पे सभी लोग, डायमंड वाले, टेक्सटाइल वाले, प्रॉपर्टी वाले और सभी बिजनेस वाले, जैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर ये 3 बिजनेस चले तो ये 3 बिजनेस न चले तो दूसरा भी कोई बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन जैसे कि मैं आपको बोलूं कि थिएटर है, पिक्चर देखने के लिए कौन जाएगा? पब्लिक जाएगी। पब्लिक क्यों जाएगी? तो एक मनोरंजन के लिए जाएगी। मनोरंजन क्यों होगा? क्योंकि उसने कुछ कमाया होगा तो होगा। मैं सभी बिजनेस एक दूसरे बिजनेस के डिपेंड है। जैसे कि आपको घर में रिनोवेशन करना है, तो आप कैसे करोगे? अगर आप कमाते हो तो करोगे। आपको फार्म हाउस लेना है, आप कमाते हो तो लेंगे। आपको गाड़ी लेनी है, आप कमाते होगे तो लेंगे। तो ये एक सभी बिजनेस है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और जैसे डाउन हो रखे हैं आज के टाइम पे, तो कोई तरीका है जो उससे उठा सकते हैं सब बिजनेसेस को आपके हिसाब से? इंटरनेशनल डायमंड का बिजनेस है, वो 90% इंटरनेशनल बिजनेस है। अगर वहाँ के साथ में अपना रिलेशन, कंट्री का रिलेशन, वहाँ उसकी जो डिमांड है वो बढ़े, तो ये हो सकता है। गवर्नमेंट अभी हमारे रत्न कलाकार भाई जो है डायमंड में, वो अभी बहुत बेकार है। हर रोज 10-15 लोग सुसाइड कर रहे हैं। इतनी बुरी हालत हो रही है? इतनी बुरी हालत है। कई पेपर में तो सिर्फ 2-5 लोगों का ही आता है, लेकिन इतनी खराब पोजीशन में है। सब लोग बैंक करप्ट हो रहे हैं। टेक्सटाइल में भी इतनी मंदी चल रही है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो लोडिंग रहता है टैक्सेस का, ये सब, उसमें भी कुछ सुधार किया जाए तो ये मार्केट अप होने का चांसेस बन सकता है। क्योंकि अभी हर 2 साल के बाद में जंतरी बढ़ेगी, तो ये डर हर एक बिल्डर के माइंड में रहता है। पहले के समय में जितना इजी बिजनेस था, अभी इतना इजी बिजनेस नहीं है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। एक्सपोर्ट बढ़ाना ही पड़ेगा उसके लिए, और कुछ नहीं कर सकते। पहले एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। हम लोग अगर अभी समझ लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं 10 लाख का कोई रेंट का कोई मैं माल बेचता हूँ, कि उसमें से मुझे 10 लाख रुपीज रेंटल इनकम होती है। तो उसमें से मेरे पास में कितना आता है? तो मेरे पास में 10 लाख में से 6 लाख ही आएगा, 4 लाख गवर्नमेंट में जाएगा। तो इतना वैल्यू की वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं 6 लाख में वो सर्वाइव कर सकूं।
टैक्सेशन कम करना चाहिए। टैक्सेशन कम करना चाहिए। आज इतने सारे बिल्डर्स, आज आप देखो न्यूज मीडिया में, सोशल मीडिया में, दुबई में सब लोग जा रहे हैं, सब अपना अपना बिजनेस इंडिया से बाहर ले रहे हैं। कितने करोड़ों रुपया दुबई इंडिया से बाहर बिजनेस में चले गए। अगर वो इतने रुपये इंडिया में रहता और तो कितना डेवलप हो सकता था। आज हर रोज 5 एड में से 4 एड दुबई के इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही है। क्योंकि टैक्स वहाँ पे कम है ना दुबई में। टैक्स कम है, व्यापारी को बेनिफिट वहां मिलता है, यहाँ बेनिफिट मिलता नहीं है इतना। तो अभी फ्यूचर में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो इंडिया में करना चाहिए, दुबई साइड में चला जाना? उसके पास क्या विजन है उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। अभी तो कई लोग तो शेयर बाजार में बैठे बैठे बिजनेस कर रहे हैं, हाँ। जो बिना मेहनत का बिजनेस है। अब तो उस पर भी टैक्स लगा दिया। हाँ तो सब जगह पे टैक्सेस तो है ही, लेकिन कहाँ अपना विजन है वो हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टिंग पे बात करते हैं। कौन सी जगह आपको लगता है ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए सही है आज के टाइम? स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फिर कई गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। मुझे तो लगता प्रॉपर्टी में करते है, हैं। मुझे लगता है कि अपने पास, मुझे सरकार ने समझ लो जमीन दे दिया 2000 एकड़, बोले आप यहाँ रिफाइनरी चालू करो, पैसा बैंक से मिलता है समझ लो। बैंक ने बोला कि मैं आपको फंडिंग 2000 करोड़ कर दूंगा। सरकार ने 2000 एकड़ जमीन दे दी, लेकिन मुझे रिफाइनरी का नॉलेज ही नहीं है, तो वो मैं नहीं कर पा रहा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। जिसको जो चीजों में नॉलेज होता है वो हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे शेयर बाजार में बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, तो मैं शेयर बाजार में पैसा कमाऊंगा कभी नहीं, मैं उसमें लॉस ही करूंगा। कोई भी बिजनेस करना है तो उसके पहले आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है, चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट बिजनेस हो। आपको नॉलेज नहीं है और आपको पैसा दे दिया तो उसमें आप माइनस ही करोगे, उसमें आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। या तो अगर आपका नया बिजनेस है तो आप धीरे धीरे स्टार्टअप लो, जितनी जिसकी कैपेसिटी। 1 लाख से स्टार्टअप लिया, 1 लाख से फिर 2 लाख किया, 2 लाख से फिर 5 लाख किया, मीन्स अगर उसमें प्रॉफिट है तो, वरना आप रुक जाओ। मेरे फादर बोलते कि कोई भी बिजनेस का 1000 डेज होता है। आप स्टार्टअप लिया, 1000 डेज तक आप वेट करो और उसमें आप मेहनत करो। अगर आप वो सीख गए तो आप कमा पाओगे। अगर 1000 डेज में अगर आप लॉस ही कर रहे हो तो आप जल्दी से बंद कर दो। नहीं, जैसे आज के टाइम पे गोल्ड ज्यादा बेटर रहेगा, रियल एस्टेट में पैसा डालना ज्यादा बेटर रहेगा? देखो कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई एक जमीन लिया और वो वहां से ब्रिज निकल गया, वहां से उसके बाजू में कोई स्टेडियम आ गया, उसके बाजू में कोई बड़ी कुछ नया, उसके बाजू में कुछ हो गया, तो 1 करोड़ का जमीन लिया और उसके बाजू में कोई आ गया तो उसका 20 करोड़ हो गया प्राइस। जैसे कई जमीनों में हुआ है। और ऐसे ही समझ लो कि आप 3500 का जब ये तोले का भाव 3500 रुपया था, तभी आपने ले लिया, आज 50, आज 1 लाख हो गया, 90,000, 95,000 आज गोल्ड का भाव हो गया। और कई बार आपने 1 करोड़ का जमीन ऐसी जगह पे ले लिया कि जहाँ कुछ आया ही नहीं है और 1 करोड़ का 2 करोड़ भी नहीं हुआ है 20 साल में। तो वो अपने अपने विजन के ऊपर है और नसीब भी होता है कि भाई आपने लिया, वहां डेवलप हुआ और इतने सारे प्राइस बढ़ गए। बीघा में लिया हुआ जमीन का प्राइस स्क्वायर मीटर में हो गया, तो वो बहुत बड़ा उसको जैकपॉट लग गया। लेकिन उस टाइम उसका विजन था और कई लोगों ने 5000 का प्राइस था गोल्ड का, तब से वो गोल्ड ले लिया, आज उसका 1 लाख हो गया। तो मैं तो दोनों को मैं 50-50% मानता हूँ। और कई लोगों ने अपने अपने बिजनेस में भी, टेक्सटाइल में भी किया होगा। जैसे कि हमारे मिलेनियम मार्केट है, वहां पहले 15 लाख में दुकान थी, अभी 2 करोड़ की हो गई। तो वो भी तो बात है कि उसका विजन था और उसको तो वही काम करना था, टेक्सटाइल का ही काम करना था। मींस इन्वेस्टिंग में रियल एस्टेट में रिस्क थोड़ा ज्यादा रह जाएगा, लेकिन गोल्ड में रिस्क कम है। गोल्ड में बढ़ता रहता है, बढ़ता रहेगा। हाँ। और रियल एस्टेट में आप चाहेंगे तभी आप बेच नहीं पाएंगे। अगर आपने समझ लिया कि मेरी ये शॉप है और मुझे वो उसको बेचना है, तो आपको क्लाइंट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड में वेट नहीं करना पड़ेगा। आपके पास में 1 किलो गोल्ड है और आपको बेचना है, तो आप इमीडिएटली कल कैश में बेच सकते हो। प्रॉपर्टी कैश में नहीं बेच सकते, और रियल डायमंड कैश में नहीं बेच सकते। आपको सभी डायमंड बेच देना है तो आपको क्लाइंट मिलना मुश्किल है। आपके पास कपड़े की दुकान है, आपको सब कपड़ा बेच देना है तो आप बेच नहीं पाओगे, लेकिन गोल्ड बेच पाओगे, लिक्विडिटी रहेगी जी। और रियल एस्टेट में टू बी स्पेसिफिक, किस चीज में पैसा डालना ज्यादा सही है आज के टाइम, फ्लैट्स वगैरह में या जमीनों में? देखो जिसको रेंटल इनकम करनी है वो लोग कॉमर्शियल में डालते हैं, और
प्राइस ज्यादा बढ़ती है रेसिडेंस में, मेरा मानना है कि रेसिडेंस में प्राइस बढ़ती है। जैसे कि आपने यहाँ कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसमें आपने 4,000 के भाव से रख दिया, फिर वो सिटी तो बढ़ने वाला है, सिटी तो शॉर्ट होने वाला नहीं है। तो जैसे जैसे आगे चलता जाएगा, सिटी डेवलप होता जाएगा, तो इसकी प्राइस 4,000 की, वो 6,000 की, 7,000 की हो सकती है। ठीक है। अब आपने जो 5,000 बेटियों की शादी कराई जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिनकी फैमिली में इश्यूज थे, इतना बढ़िया काम करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरा भला बोलते हैं आके। बोलते तो बोलने दो। और पहली बात कि इसको फैमिली में इश्यू कोई नहीं था। अच्छा। मीन्स जो भी आपने बताया ना, वो फैमिली इश्यू कोई नहीं है। Okay. बस सभी बेटियां वो बिना पापा की है, जिसका फादर ये दुनिया में नहीं है, ऐसी बेटियों को मैं एक पापा की जिम्मेदारी लेता हूँ। और टिल एंड, मैरिज करना नहीं, लेकिन टिल एंड तक, जब तक मैं हूँ तब तक वो बेटे को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, दामाद को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हम लोगों ने एक पूरा सिस्टम बनाया है। और सबकी केयर होती है। किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई बेटी का हस्बैंड मीन्स हमारा दामाद कोई एक्सपायर हो गया, तो जब भी उसके पापा एक्सपायर हो गए, बेटी के पापा, तभी उसकी मम्मी को जो सहन करना पड़ा, वो सिचुएशन हमारी बेटी को ना हो, तो ऐसी पूरी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। तो उसमें कोई खराब बुरा, सही अच्छा बुरा बोल सकते हैं तो बोलने दो। जैसे मैंने बताया, मैं मेरा काम करता हूँ, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। और बोलना तो हमारे देश में सबको हक है, तो बोलने देता हूँ। वैसे तो कोई किसी को छोड़ेगा नहीं, कितना भी बढ़िया काम कर लो, बोलने वाले तो रहेंगे। अच्छा बोलने वाला कोई मुझे पैसा देके नहीं जाता है, और बुरा बोलने वाला भी मेरे से कोई लेके नहीं जाता है, तो हमको क्या फर्क पड़ता है? इग्नोर करो। इग्नोर करो। आप स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं जिनके फादर नहीं है स्कूल्स में? जैसे पीपी सवानी आपका स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। पीपी सवानी हमारी 12 स्कूल है। रेडियंट इंग्लिश एकेडमी, पीपी सवानी, कैम्ब्रिज, पीपी सवानी, हीराबाग, धरती नगर, विहारा, अंकलेश्वर, सब पीपी सवानी यूनिवर्सिटी। तो उसमें हमारे एक नॉर्म्स है कि पीपी सवानी में किसी कोई एडमिशन ले लिया, जैसे कि नर्सरी में लिया, फिफ्थ तक आया, और उसके पापा एक्सपायर हो गए, फिर उसके बाद में उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो हमारी स्कूल का एक हम लोगों ने एक किया कि भाई 5वीं कक्षा में वो बच्चा आया है ना, तो टिल 12 तक हम लोग हमारे स्कूल में उसको फ्री पढ़ाएंगे। मीन्स 1 रुपये का चार्ज फिर उसके ऊपर नहीं है। और मेरे फादर की बर्थडे जब भी वो 62 ईयर्स के हुए, तो तभी हम लोगों ने ऐसा प्लानिंग किया था कि सूरत की जितनी भी गुजराती मीडियम की स्कूल है, और नॉर्मली जिसका फादर एक्सपायर हो गया है, वो उसकी मम्मी उसके बच्चों को गुजराती मीडियम में पढ़ाएगी, क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड की फीस वो लोग नहीं भर पाएंगे। तो मुझे लगता है 90% बच्चे गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं जिसका फादर नहीं है, तो उसकी फीस भरना हमने चालू किया। करीबन 9,400-500 बच्चे की फीस हर साल हम लोग भरते थे। 272 या 278 स्कूलों में हमारा चेक जाता था। और वो जो गंगा स्वरूप बहन है, उसको उसके बच्चों को पढ़ाई की जो जिम्मेदारी है वो हम लोगों ने लिया था। वो टिल 12 तक का लिया था। और बेटियों को हम लोगों ने एडॉप्शन लिया था टिल ग्रेजुएशन तक का। सूरत में 18 कॉलेज है, तो 18 कॉलेजों में हमारा सब बेटियों की फीस जाती थी। किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सबको स्कूल में डायरेक्ट ही जाती थी। स्कूल में से हमको डेटा मिलता था कि हमारे स्कूल में 20 बच्चे का पापा नहीं है, उसका ये डेथ सर्टिफिकेट है, तो हम लोग, और उसकी समझ लो 20 बच्चे का पापा नहीं है और उसकी ईयरली फीस 10,000 रुपीज है, तो 2 लाख का चेक डायरेक्ट स्कूल में जाता था। और उसके बाद में पीपी सवानी हॉस्पिटल है, तो मेरी मदर की बर्थडे में हम लोगों ने हॉस्पिटल में भी ऐसा कर दिया कि जब तक जो गंगा स्वरूप बहन है वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, तब तक उसके लिए, उसके वो मम्मी के लिए और उसके बच्चे के लिए कोल्ड से लेके बाईपास तक वो पूरा पीपी सवानी हॉस्पिटल में मुफ्त होगा। मीन्स वो हो गया। उसके बाद में मैरिज आया कि बेटी की उम्र हो जाती है, फिर उसका मैरिज होता है, तो मैरिज का चालू किया। मैरिज के बाद में उसकी मैटरनिटी आती है, तो मैटरनिटी चालू किया। उसके बाद में कोई प्रॉब्लम हो गया कि मेडिकल इमरजेंसी आ गए, या तो कोई दामाद एक्सपायर हो गया, तो पेंशन चालू कर दिया। और उसके बाद में आया कि हमारा दामाद एक्सपायर हो गया, उसके 2 बच्चे थे, उसकी पढ़ाई के लिए क्या किया जाए, तो टिल ग्रेजुएट तक की उसकी पढ़ाई का हो गया। मीन्स मेडिकल, एजुकेशन, शादी, मैटरनिटी, मेडिकल फैसिलिटी, और टिल एंड तक मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरी बेटी को प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। वो हिसाब से हमने पूरी सिस्टम बनाई। मीन्स पूरी फैमिली होगी एकदम। वो हमारी फैमिली है। और तो मैं, जैसे आपने हॉस्पिटल का बताया, हॉस्पिटल के बारे में आपका रिसर्च कर रहा था मैं, वहाँ पे बाईपास के चार्जेस बहुत कम है, फीस नहीं, बाईपास के चार्जेस तो देखो, पीपी सवानी हॉस्पिटल का 15 साल हुआ, ओपनिंग हुआ उसका। और पीपी सवानी पहली हॉस्पिटल ऐसी है कि फर्स्ट ईयर में
हमारे वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने सीएम तभी हमारे पीएम साहब सीएम थे और उसने फर्स्ट हॉस्पिटल पीपी सवानी को सीएम फंड रिलीज किया था। कोई भी ऑपरेशन में 35% सीएम फंड आता है। 1 लाख का बिल है तो 35,000 सीएम देते हैं, सीएम फंड में से आता है। फिर कई सारे डोनर्स है हमारे वहाँ हॉस्पिटल में, जिसका डोनेशन हम लोगों ने लिया नहीं है। जैसे कि हम लोग किसी के पास से किसी ने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया तो वो हम लोग उसको फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। हम वो पैसा उसी के पास में रखते हैं कि आप ही हमारी बैंक हो, आपके पास में ही रखो और आप हमें 1% दो। तो 1 करोड़ का 12 लाख रुपीज होता है, तो 12 लाख का हम लोग बॉन्ड देते हैं। और वो बॉन्ड कोई भी अगर गरीब दर्जा है, कोई साग बेचने वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, किसी का ड्राइवर है जो गरीब है, तो अगर उसको कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया जैसे कि बाईपास का ऑपरेशन हो गया तो 2 लाख का बिल हो गया तो 2 लाख में से 35% सरकार देती है। फिर ये जिसके पास में बॉन्ड है वो खुद अपने हाथों से उसको 35% देते हैं। तो उसको भी लगता है कि मैंने किसको दिया और लेने वाले को भी लगता है मैंने किससे लिया, मेरी हेल्प किसने की। तो 70% निकल गए, 30% ही उसको देना पड़ेगा खुद को। तो अगर 2 लाख का बाईपास का खर्चा है तो उसको वो समझ लो 50-60 हजार में हो गया। ये ऐसा हम लोगों ने सिस्टम बनाया है कि गरीब आदमी को पैसे की वजह से वो आरोग्य की जो है उसको जो लेना है, वो मेडिकल फैसिलिटी लेना है वो छूटे नहीं। और अभी तो आयुष्मान कार्ड है, सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी कर दी है, लेकिन हमारे पब्लिक में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। वरना सरकार ने ये सब फैसिलिटी किया हुआ ही है। आयुष्मान कार्ड बहुत कम लोगों के पास है आज के टाइम, पता ही नहीं है। वो जब भी हमारी पब्लिक कैसी होती है, जब भी अटैक आता है तभी वो दौड़ा, तभी वो कार्ड निकालने के लिए दौड़ेगा। इंश्योरेंस भी नहीं कराएंगे पहले, इंश्योरेंस भी नहीं कराते। ये सब हमारी अवेयरनेस और कम इसलिए है ये अवेयरनेस क्योंकि एजुकेशन नहीं है। मुझे तो लगता है कि 45 से ऊपर में जितना एजुकेशन होगा ना, वो 45 के नीचे की एज वाले में एजुकेशन नहीं है। नहीं, वैसे ही अगर हॉस्पिटल में जाओ भी, अगर हार्ट का इशू है किसी को, सीधा 3-4 लाख का बिल तो ऐसे ही बैठ जाता है। नहीं, हमारे 15 साल में हम लोगों ने जो स्टार्टअप जो चार्ज रखा था ना, आज 15 साल के बाद में भी वही चार्ज है, उतना ही चार्ज। हाँ, क्योंकि वो हमारी कमाई करने के लिए हॉस्पिटल नहीं है, वो हमारी सेवा के लिए हॉस्पिटल है। हम लोगों ने हॉस्पिटल चालू किया था, वराछा रोड में एक भी कार्डियक हॉस्पिटल नहीं था। और हमारे एक रिलेटिव का ऐसा ही अटैक आने के बाद में एक्सपायर हो गए, हम लोग वो स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए। तो मेरे फादर ने सोचा कि एक हॉस्पिटल वराछा रोड में होनी चाहिए, यहाँ उसको कार्डियक फैसिलिटी मिल जाए। तो वो हिसाब से हॉस्पिटल बनाया था। और हॉस्पिटल में 15 साल पहले का जो प्राइस फायर का है, जो प्राइस कार्डियक का है, आज भी वही प्राइस है। ऑल्सो आप लोग HIV पॉजिटिव लोग हैं, मेरी मम्मी की बर्थडे में हम लोगों ने कुछ न कुछ नया सोशल कॉज हम लोग करते हैं। 15 साल पहले जननी धाम HIV पॉजिटिव जो बच्चे होते हैं ना, उसको अनाथ आश्रम रखते नहीं है। और मम्मी पापा को HIV और ये बच्चों को विथ बॉर्न HIV है, इसमें ये बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो ये बच्चों को क्या करते थे मम्मी पापा कि समाज में, सोसाइटी में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे बच्चों की वैल्यू कैसे रहेगी और बच्चा क्या कर पाएगा, कैसे जी पाएगा। तो उसको वो सुसाइड करवाते थे, जैसे कि नदी में फेंक दिया। हमें 3 महीने की एक बेटी मिली थी, रेलवे पटरी के ऊपर दुपट्टे में बंधी हुई, और कई बच्चों को ट्रेन में छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे बच्चे तो वो बच्चियों के लिए हमने जननी धाम चालू किया। कि अभी तो क्या हुआ है कि जिसको HIV मम्मी पापा है और वो कैपेबल नहीं है तो भी हमारे वहां रख दो, हम उसको हमारी बेटियां समझ के उसको बड़ा करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसको खिलाएंगे। हर दिवाली में उसको घूमने के लिए लेके मैं जाता हूँ, और हर महीने में एक बार मूवी दिखाने के लिए लेके जाता हूँ, महीने में एक बार मैं उसको रेस्टोरेंट में लेके जाता हूँ, हर संडे को मिलने के लिए जाता हूँ। ये सब बेटियां, ये बेटियों का कोई दोष नहीं। और उसके साथ में मैं खाना खाता हूँ, ये अवेयरनेस लोगों को नहीं है कि उसके साथ में मैं खेलता हूँ। नहीं, पहले तो क्या है, सब पब्लिक के दिमाग में ऐसा है कि उसको टच करने से ये अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ये बिल्कुल नहीं है। मैं एक ही थाली में वो बेटियों के साथ में खाना खाता हूँ। आप उसको पेपरमेंट दो, उसके मुंह से पेपरमेंट निकाले, वो पेपरमेंट में तो भी नहीं होगा, उससे HIV नहीं होता है। HIV सिर्फ ब्लड टू ब्लड रिलेटिव टच होता है ना, तो ये HIV होता है, वो भी सर्टेन सेकंड के लिए, तभी ये होता है। तो ये इससे डरना कोई जरूरी नहीं। आज हमारी जननी धाम में हर सैटरडे संडे को 200-250 लोग आते हैं, बेटियों के साथ में खेलते हैं। अवेयरनेस आना शुरू हुआ है। तो ये बेटियां है, वो मुझे तो लगता है कि ये भगवान है, भगवान की बेटियां है, मुझे उसका सेवा करने का मौका मिल रहा है। ओके, सो पीपी सवानी एजुकेशन में भी बहुत आगे है, यूनिवर्सिटी खोल रखी है आपने, स्कूल्स हैं 12 स्कूल्स। आपको क्या लगता है एजुकेशन में क्या चेंज होना चाहिए? जैसे NEP भी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पीपी सवानी स्कूल की जो पहली स्कूल है उसका करीबन 40 साल हो गए। 40 साल पहले पीपी सवानी हमारे वराछा रोड में एक भी स्कूल नहीं थी, एक ही स्कूल थी, साधना विद्या भवन। तो
7 तक तो सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन मिल जाता था, 8 के बाद में सिर्फ एक ही स्कूल थी, साधना। अगर वहाँ क्लास फुल हो गए तो वो सभी लोग बच्चों को उठा लेते और डायमंड में बिठा देते थे। तो हमने सोचा कि बच्चों को पढ़ना तो चाहिए, तो स्टैंडर्ड 8 से पीपी सवानी का शुरुआत हुआ था। स्टैंडर्ड नर्सरी से नहीं, 8 से हम लोगों ने स्टार्टअप किया, फिर नर्सरी और ये सब चालू हुआ। लेकिन एक भूख जो होती है शिक्षण की कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, और वो हिसाब से हम लोगों ने पीपी सवानी ने कभी ऐसा स्कूल नहीं बनाया कि यहाँ स्कूल बहुत चलेगी। कहाँ स्कूल की जरूरत है वहाँ स्कूल बनाई। पीपी सवानी यूनिवर्सिटी है वो ट्राइबल विस्तार में, और वो वहाँ हम लोगों ने जब ये यूनिवर्सिटी बनाई तो सब लोग बोलते थे, या ट्राइबल में क्या आपकी यूनिवर्सिटी चलेगी। आज 7 साल के अंदर 10,000 से ज्यादा बच्चे पीपी सवानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आज साउथ गुजरात की नंबर 1 यूनिवर्सिटी पीपी सवानी यूनिवर्सिटी बन गई है। आज पीपी सवानी यूनिवर्सिटी नैक में A+ ग्रेड के साथ में है, और 10,000 बच्चे 7 साल में करना, और 7 साल में 10,000 बच्चों को एडमिशन लेना, और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, टीचर्स एम्प्लॉय हो रहे हैं वहाँ पे। सब कुछ हो गया। और टीचिंग में क्या चेंज करना चाहिए, मेरे दादा जब से पढ़ते थे ना, तब से आज तक एक ही बुक पढ़ाई। चेंज करना चाहिए। वास्को द गामा इंडिया में कब आया, पहला डिप्लोमा कब हुआ, वो थोड़ी जरूरी है, लेकिन वो बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन आज के जमाने में चाइना का एजुकेशन, अमेरिका का एजुकेशन, कनाडा का एजुकेशन, यूरोप का एजुकेशन, आज क्या बच्चों को जरूरत है। आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का चैप्टर आज नहीं है। और इंडिया में तो सबसे बड़ा एक चैप्टर ये होना चाहिए, सोशल कॉज। अगर आप में शिक्षण है लेकिन संस्कार नहीं है तो ये एजुकेशन कोई काम का नहीं है। और आज हमारे एजुकेशन में आज हम देख रहे हैं 11, 12 स्टैंडर्ड के बच्चे आज उसके माँ बाप के कहने पे कोई काम करता नहीं है, उसके माँ बाप उसको कह भी नहीं सकते। आज ऐसी सिचुएशन आ गई। सिर्फ शिक्षण जरूरी नहीं है, उसके साथ में संस्कार भी जरूरी है। हम पीपी सवानी ग्रुप है ना, वो शिक्षण के साथ में संस्कार भी दे रहे हैं, और वो ज्यादा जरूरत है। मैं ये समझता हूँ 90% वाला बेटा नहीं चाहिए, 50% वाला संस्कारी बेटा चाहिए सबको। और एजुकेशन का जो भी सब्जेक्ट है, सिस्टम है, वही पुरानी सिस्टम चल रही है। वो तो हमारा तो सिलेबस है, जो सिलेबस है वो हमको पढ़ाना पड़ता है, लेकिन वो सिस्टम में चेंज करना बहुत जरूरी है। उसमें टेक्नोलॉजी, सभी प्रकार की वही पुरानी बातें, पुरानी चीजें। टेक्नोलॉजी भी बहुत आउटडेटेड सिखा रहे हैं हमको, कोई मतलब ही नहीं उसका। हाँ, तो वो टेक्नोलॉजी को समावेश करना जरूरी समझता हूँ मैं। तो हम आज भी जो सिखा रहे हैं ना, वो 10 साल पुरानी सिस्टम को सिखा रहे हैं, और आज हम वही नोकिया वाला फोन यूज कर रहे हैं। अभी आईफोन आ गया, उसके पहले का जो फोन था वो बनाना मॉडल, आज वही सिखा रहे हैं। आज आईफोन सिखाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे न्यू बिजनेसेस उठ रहे हैं, कई यूनिकॉर्न बन रहे हैं, कई सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, और कई एकदम से शूट अप हो रहे हैं ग्रो। आपको किसको प्रेफर करोगे, यूनिकॉर्न को या सस्टेनेबल ग्रोथ वालों को? मेरा कॉर्पोरेट बिजनेस में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं तो मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं ना, उसमें बिलीव करता हूँ। हम शेयर बाजार में से 200 रुपए का शेयर ले लिया और 2000 का हो गया, वो मेहनत का नहीं है, वो तो एक जुगाड़ है, आपका नसीब है। लेकिन देखो, धीरे धीरे जो आदमी डेवलप होता है ना, वो लंबा रहता है। शॉर्ट टाइम में डेवलपमेंट हुआ। अभी आज देखो अपने इंडिया में ड्रग्स कितना आ रहा है, तो ड्रग बेचने लोग तुरंत पैसा अमीर बन जाओगे, लेकिन वो जब टूटेगा तो आप जेल में जाओगे। तो शॉर्ट टाइम में अगर आपको ऊपर अगर चले गए, वो इतनी जोर से नीचे गिरेगा। लेकिन जो धीरे धीरे डेवलप होता है, मेहनत से डेवलप होता है, वो कभी नहीं गिरेगा। वो गिरेगा भी तो खड़ा होकर वापस चलना शुरू करेगा। जैसे आपने ड्रग्स की बात की, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ड्रग्स काफी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं, आज अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड में भी आप देखो तो सीरीज पड़ा हुआ है। आज ड्रग्स यंगस्टर में सबसे बड़ा अगर खतरनाक प्रॉब्लम है ना, तो मुझे लगता है ये ड्रग्स है। तो इसको कैसे टैकल कर सकते हैं आज के टाइम पे? सबसे पहले तो ड्रग्स आता कहाँ है। ड्रग्स पकड़ा गया वो पता चलता है, लेकिन आया कहाँ से वो भी तो पता चलना चाहिए। जाने वाला कहाँ था, आया कहाँ से वो नहीं पकड़ते, जाने का वो कहाँ जाने वाला था वो भी नहीं पकड़ते, पकड़ा गया। ये पकड़ना चाहिए दोनों को। में ड्रग्स हो या कोई भी गलत काम हो, उसको रोकना, उसको बंद करना है ना, उसके लिए काम नहीं करना चाहिए। उसको रोकना कैसे है, वो काम करना चाहिए। कोई भी चीज हो, अगर कोई गलत है तो उसको, हम लोग बोलते हैं कि वृद्धाश्रम है, मैंने वृद्धाश्रम खोल दिया, तो मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, लेकिन वृद्धाश्रम खुले ही क्यों? वो खुलना ही नहीं चाहिए। वो दिशा में काम करो, रूट कॉज पे जाना चाहिए। हाँ, हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो यंगस्टर है वो इतने बच्चे पढ़ने में से उठ गए, तो वो उठ क्यों गए, उसके लिए काम करो।
पैसे की कमी है कईयों को कुछ और इश्यूज है। स्कूल की कमी है, पैसे की कमी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसमें क्यों, कैसे आप हेल्प कर सकते हो, वो करो। ड्रग्स पकड़ा, उससे बेटर है कि ड्रग्स आना ही नहीं चाहिए, और हम बच्चों को समझाए कि ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, उससे बेटर है कि वो आया, वो जहां से वो लाया वही बंद करो, उसको मिले ही नहीं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई टीनेजर या तो 20-25 साल का लड़का कुछ स्टार्टअप करना चाहता है, जो कॉलेज से अभी पास आउट हुआ है, उसके लिए एक एडवाइस क्या देंगे आप जो उसको लेनी चाहिए? जो भी बेटा या बेटी कुछ नए फील्ड में बिजनेस स्टार्टअप लेना चाहता है ना, सबसे पहले तो उसको जिसमें नॉलेज है वही बिजनेस लो स्टार्टअप करे। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके 1000 दिन का टाइम लेके फिर उसमें वो देखे कि इसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, मुझे नॉलेज आ गया, फिर वो डेवलप करना चालू करे। और कोई भी बिजनेस अगर आप चालू करते हो, लेकिन आपका जो रिलेशन, आपका जितना ग्रुप बड़ा होगा, जितना लोग आपके पास में ज्यादा होंगे, उतना बिजनेस आपका बढ़ेगा। और बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि वो आपके ऊपर जिसने विश्वास रख के आपके साथ में बिजनेस किए है, वो विश्वास आप नहीं तोड़ेंगे तो आपका लंबा चलेगा। और अगर आपने 2 ही साल में वो तोड़ दिया तो आपका वो माइनस डाउनफॉल चालू हो जाएगा। सेकंड नंबर में आज के बच्चों को ये समझाना चाहता हूँ कि अभी उसके पास में सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति डेवलप करनी होगी। आप तुरंत 1 ही साल में हार गए, सुसाइड कर लिया, गलत सोच आने लगी, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हार और जीत बिजनेस का प्लस और माइनस पल्ला है। तो कोई भी जो सहन शक्ति है वो तो आपको लाइफ में भी काम में आएगी। आज देखो, सहन शक्ति के हिसाब से आज कई घर टूटे हुए हैं। आज पापा मम्मी कुछ बोले तो वो सहन नहीं कर पाता है, और उसके लिए भी वो सुसाइड में या तो फिर गलत रास्ते पे चला जाता है, ड्रग्स लेता है, दारू पीने में लग जाता है, सिगरेट पीने में लग जाता है। ये सहन शक्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात, आज के जनरेशन को सहन शक्ति रखनी चाहिए। कईयों को इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन फिर भी माँ बाप के कहने पे या किसी के भी कहने पे काम कर रहे हैं वो जबरदस्ती। एकदम सही है। अगर उसको वो लाइन में इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर आप प्रेशर करके उसको उसमें डालेंगे तो वो गलत ही होगा, और वो बिजनेस डेवलप भी नहीं होगा, और आपका डाउनफॉल ही रहेगा। इस पैशन फॉलो करो, अपना पैशन में ही बिजनेस बना लो। सभी डॉक्टर लोग हैं ना, अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना चाहता है। सभी लॉयर है, वो अपने बच्चों को लॉयर ही बनाना चाहता है। सभी ब्यूरोक्रेट्स है, वो अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेट्स ही बनाना चाहता है। अभी वो अगर ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा है और उसको 50% आता नहीं है, तो वो IAS IPS GPSC UPSC कैसे कर पाएगा? फिर वो मन से टूट जाता है। वो बेटा हो या बेटी, वो फिर मन से टूट जाता है कि वो ये मेरी बस का नहीं है और मुझे करवा। फिर आप कितनी भी एग्जाम दो, वो पास नहीं होगा। पास हो भी जाए फिर आगे जाके वो सस्टेन नहीं कर पाएगा वो चीज। अगर IPS लेवल का आदमी है और वो IAS बन गया, उसको बनना है IPS, उसको बनना है पुलिस, क्योंकि उसमें वो पावरफुल आदमी है। अगर वो IAS बन गया तो अभी इतना वो काम नहीं होगा। और IAS कैटेगरी का जो ब्यूरोक्रेट होगा, वो IPS बन गया, पुलिस में डाल दिया उसको, पुलिस में डाल दिया, उसकी बॉडी नहीं है, एकदम सिंगल भाग भी नहीं पाएगा। तो मीन्स उसको जो करना है, उसको जो पसंद है, जो फील्ड पसंद है, वही फील्ड में जाना चाहिए। मैंने ये देखा है कि जब भी आदमी ऊपर पहुंचने लगता है ना, सबसे पहले न्यूज वाले आते हैं उसकी टांग खींचने के लिए। आप पे भी 5 साल पहले न्यूज वालों ने एलिगेशन लगाए थे, किडनैपिंग ये सब के कर दिए थे। नहीं, एलिगेशन नहीं लगाया था, मेरे पर केस था। अच्छा। लेकिन मैंने उसका किडनैपिंग नहीं किया था, पुलिस ने केस गलत किया था। ओके। मुझे उससे आज भी पैसा लेना है। गौतम पटेल क्या था उस टाइम पे? वो गौतम पटेल के हमारा एक व्यापारी था, मैंने उससे चेक से पैसा दिया था, वो मुझे रिटर्न लेना था। अच्छा। तो वो दे नहीं रहा था, तो मैंने उसको ऑफिस में बुलाया, तो उसकी वाइफ ने पुलिस में जाके कंप्लेन किया कि मेरे हस्बैंड का किडनैपिंग किया है। पुलिस ने बिना देखे, बिना सोचे, कुछ भी बिना करके, और वो उसकी वाइफ गई थी हमारे सूरत के 3-4 न्यूज़पेपर वाले को लेके। तभी हाँ, तो न्यूज़पेपर के प्रेशर में आके पुलिस ने FIR निकाल दी। मैं तो ऑफिस में बैठा था, मैंने बोला मैंने किसी का किडनैपिंग किया नहीं है, मेरी घर की गाड़ी उसको छोड़ने के लिए गई, पुलिस यहाँ आई, तो उसके पहले तो उसका हस्बैंड उसके घर पे पहुंच गया था। न्यूज वालों का हालत तो वैसे ही बहुत खराब हो रहा है, कुछ होता नहीं, उसका दिखा क्या देते हैं, बना क्या देते हैं। अभी किसी को कुछ बोलने के लिए चाहिए, कुछ लिखने के लिए चाहिए, कुछ पॉइंट चाहिए, मसाला चाहिए। अभी मसाला जो भी मिला उसको चलाएंगे। नहीं, ये चेंज करना चाहिए, क्योंकि लोग सफर करते हैं। हम उससे नहीं डरते, उससे तो हमारा नाम बड़ा होता है। पब्लिसिटी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। वो जो भी बोलना है उसको, जो हम गलत नहीं है। देखो, कोई भी कानून, कोई भी कोर्ट ये नहीं बता सकता कि आप गलत है, वो सही हो। आपका मन बता सकता है कि आपने जो किया है वो सही है क्या गलत है। इससे बड़ा जजमेंट कोई नहीं ले सकता। और अगर हमने सही किया है तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
और अगर गलत किया है तो जाके माफी मांग लो, मेरी भूल हो गई है। और माफी मांगने में कोई इतराज नहीं है, चाहे वो छोटे से छोटे आदमी के पास से माफी मांग लो अगर आपने भूल किया है तो।